friends, how are you? I am PC Sethi welcomes you to Sri Karni Academy and EduTech. इसमें हम केमिस्ट्री का सेशन हम अटेंड करेंगे और केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन, उसका हम स्टार्ट करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप 100% अपना एफर्ट्स लगाएं इसके अंदर और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो द्रव विलयन के बारे में आपने काफ़ी कुछ पहले पढ़ा हुआ है इलेवंथ में, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो द्रव विलयन क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विलयन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। समांगी मिश्रण रासायनिक पदार्थ है, समांगी मिश्रण हो सकता है। समांगी मिश्रण मतलब एक जैसा नजर आए, मिलने के बाद अलग अलग कुछ भी नजर ना आए। जैसे सोडियम क्लोराइड को आपने पानी में मिला दिया तो मिलाने के बाद न तो आपको NaCl नजर आएगा, न आपको सेपरेट वाटर नजर आएगा, एक जैसा हो गया। तो दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और जब भी हम विलयन की बात करते हैं तो उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर NaCl है, NaCl को मैं अगर वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ, H2 में डिजोल्व कर रहा हूँ, तो दैट शुड बी नो केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, सिंपल उसमें घुलना चाहिए। तो विलयन में पदार्थ की मात्रा एक निश्चित सीमा में परिवर्तित की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अगर मैं एक गिलास पानी का लूँ और उसमें अगर मैं 1 चम्मच NaCl का मिला दूँ तब भी विलयन बन जाएगा। थोड़ा और NaCl में मिला दूँ तब भी वो विलयन ही कहलाएगा। यह यौगिक की तरह निश्चित मात्रा की कोई बाउंडेशन, कोई सीमा यहाँ पर नहीं है। एक निश्चित सीमा के अंदर मात्राएं क्या हो सकती है? परिवर्तित हो सकती है। 1 चम्मच NaCl को मैं अगर 1 ग्राम एक गिलास H2 में मिलाऊं तब भी विलयन रहेगा, 2 गिलास H2 में मिलाऊं तब भी विलयन रहेगा। आई थिंक विलयन की डेफिनेशन आपको कवर हो गई क्या? दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है और पदार्थों की मात्रा निश्चित सीमा में परिवर्तित की जा सकती है और इनके मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ये डेफिनेशन हुई हमारे पास विलयन की। और विलयन जब भी हम बात करेंगे, विलयन की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा ये क्या रहेगा? हमेशा ये रहेगा कौन सा? दैट इज समांगी रहेगा, समांगी मिश्रण ही रहेगा। विलयन मीन्स समांगी मिश्रण। कभी भी समांगी मिश्रण विलयन का उदाहरण नहीं हो सकता है। तो बहुत सिंपल, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती और एक निश्चित सीमा में इनकी मात्राएं क्या कर सकते हैं? एक निश्चित सीमा में इनकी मात्रा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। विलयन में अब जब विलयन है, मिश्रण है, तो एक घटक तो होगा नहीं, एक से अधिक घटक उपस्थित होते हैं। उसी के आधार पर हम उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आता है द्विअंगी विलयन, जिससे नाम से पता लग रहा है कितने घटक होंगे इसके अंदर घटक होंगे कितने? दैट इज 2 घटक होंगे, 2 घटक उपस्थित होंगे। जैसे बेंजीन, C6H6 का नाम है, दैट इज बेंजीन, और ये क्या है? टोलिन। तो बेंजीन और टोलिन को अगर मिलाएंगे, 2 घटक है, तो ये क्या होगा? ये होने वाला है द्विअंगी, जिसके 2 अंग। त्रिअंगी, जिसमें 3 अवयव होंगे, 3 घटक होंगे। कौन कौन से? एक एग्जाम्पल है, जैसे एल्कोहल है, क्या नेम है इसका? इसका नेम होता है एथेनॉल। ये वाटर, दैट इज एथेनॉल, ये तो पता ही आपको वाटर। और ये क्या है? दैट इज एसिटिक एसिड। मीन्स अगर इन तीनों को हम मिला दें, किस किस को? H2O को, एथेनॉल को और एसिटिक एसिड को, तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा? ये कहलाएगा त्रिअंगी विलयन। सामान्यतः 2 घटक वाला ही विलयन हम जनरली यूज करते हैं। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बट विलयन की डेफिनेशन को वो कवर करना चाहिए कि समांगी हो, कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, निश्चित सीमा के अंदर मात्रा को क्या की जा सके? परिवर्तित की जा सके। इसे हम बोलेंगे विलयन। विलयन के बाद नेक्स्ट इसी का पार्ट देखते हैं, विलयन के अवयव। विलयन के कौन कौन से अवयव हो सकते हैं? विलयन में जनरली 2 अवयव होते हैं, एक विलेय, दूसरा विलायक। अगर हम द्विअंगी विलयन के लिए बात करें तो 2 ही अवयव होंगे। विलयन, एक विलयन में न्यून मात्रा में जो उपस्थित होता है, सामान्यतः हम ये बोल देते हैं न्यून मात्रा में उपस्थित होता है। उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है? एक विलयन में न्यून मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलेय कहलाता है। उपस्थित पदार्थ विलेय
कहलाता है। और 1 विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित, 1 विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ ये कहलाता है विलायक कहलाता है, ये कहलाता है विलायक। ठीक है, मतलब जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा। अगर मात्रा मान लो बराबर तो मैं कहूँगा जिसके मोल ज़्यादा हैं वो विलेय हो, वो विलायक होगा, और जिसके मोल कम है वो विलेय की कैटेगरी में आता है। हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड ना करके हम कह सकते हैं कि NaCl को अगर वाटर में डिजोल्व किया हमने, NaCl को अगर हमने वाटर में डिजोल्व किया है तो उस कंडीशन में NaCl की मात्रा कम है तो NaCl क्या होगा, यहाँ पर NaCl होगा विलेय और H2 यहाँ पर क्या होगा, विलायक होगा। NaCl का जलीय विलयन, NaCl विलेय और H2O विलायक होगा। अगर मैं एल्कोहल को, एल्कोहल मीन्स दैट इज एथेनॉल या कोई भी एल्कोहल ले लें, एल्कोहल का जलीय विलयन अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये कि एल्कोहल की मात्रा कम है, एल्कोहल के मोल कम है, और एल्कोहल के मोल कम है तो वो क्या होगा, वो विलेय होगा, और वाटर क्या होगा इसके अंदर, विलायक होगा। आई थिंक विलयन के अभी आपको समझ में आ होंगे, विलेय और विलायक। विलेय कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। विलेय किसमें घुलता है, विलेय विलायक में घुलता है। NaCl किसमें घुलेगा, NaCl जल में घुलेगा। तो विलेय कौन हुआ, यस विलेय हुआ NaCl, और विलायक क्या हुआ, विलायक हुआ यहाँ पर जल। एथेनॉल का जलीय विलयन, तो एथेनॉल क्या हुआ, एथेनॉल विलेय हुआ, और H2 यहाँ पर क्या हुआ, H2 यहाँ पर विलायक हुआ। तो आई थिंक विलयन के अभी आपको समझ में आ गए होंगे, विलेय और विलायक। सामान्यतः हम ये भी कह सकते हैं जो विलायक है, विलायक की जो भौतिक अवस्था है और विलयन की भौतिक अवस्था एक जैसी होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ NaCl का जलीय विलयन, तो फाइनली जो अवस्था आनी है वो कौन सी आनी, जलीय आनी है, और H2 भी कौन सा है, द्रवी होता है। तो मैं कह सकता हूँ जो विलायक की जो भौतिक अवस्था है वही किसकी अवस्था रहेगी, वही अवस्था रहेगी विलयन की भौतिक अवस्था रहेगी। तो विलेय और विलायक विलयन के अवयव। विलयन के प्रकार, सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि विलयन एक ही प्रकार का हो सकता है कि ठोस को, नमक को लिया और पानी में डिजोल्व कर दिया, शुगर को लिया, चीनी को लिया और पानी में मिक्स कर दिया, घोल दिया, वो विलयन हो गया। ऐसा नहीं, विलयन 3 प्रकार से हम उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सा, ठोस विलयन हो सकता है, द्रव विलयन हो सकता है, और गैस विलयन हो सकता है। इन सब में खास बात क्या रहेगी, जो ठोस विलयन है, ठोस विलयन में जो विलायक रहेगा, विलायक के आधार पर हम कर सकते हैं। ठोस यहाँ पर क्या रहेगा, विलायक ठोस रहेगा। यहाँ पर द्रव विलयन में द्रव विलायक के आधार पर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, द्रव विलायक। और ये तीसरा क्या रहेगा, ये तीसरा रहेगा दैट इज गैस विलायक, जिसमें गैस एज ए विलायक की तरह काम में आता है। सामान्यतः तो ठोस को द्रव में जो घोला जाता है उसी विलयन की हम जनरली बात करते हैं, बट फिर भी यहाँ पर हम बात करेंगे विलयन के प्रकार। और विलयन के प्रकार ठोस में कितने हो सकते हैं, द्रव विलयन में कितने हो सकते हैं, और गैस विलयन में कितने हो सकते हैं, ये हम देखते हैं। देखें, फर्स्ट में जो तीनों केस है कौन से, जिसके अंदर विलायक क्या है, विलायक आप देख सकते हैं, विलायक इसके अंदर क्या है, विलायक इसके अंदर सॉलिड है, और इसके अंदर विलेय क्या है, विलेय आपका चेंज हो रहा है। तो विलेय क्या रहेगा, फर्स्ट केस में विलेय कम मात्रा में रहेगा और विलायक ज़्यादा मात्रा में रहेगा। सिंपल सी बात है, सॉलिड के 3 केस हो जाएंगे, द्रव के 3 केस हो जाएंगे, और गैस के भी 3 केस हो जाएंगे। तो टोटल विलयन के उदाहरण कितने हो जाएंगे, कितने प्रकार हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 9 टाइप्स हो जाएंगे। 3 × 3 9 टाइप्स हो जाएंगे। अब पहला देखते हैं, गैस इन सॉलिड, G फॉर गैस, S फॉर सॉलिड। तो पैलेडियम एक तत्व होता है, पता होगा आपको। पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, जब हाइड्रोजन जाकर उसकी सतह पर जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन बेसिकली है तो क्या, गैस है, और PD क्या है, सॉलिड है। PD की सतह पर जाकर अटैच हो रहा है, इसका मतलब PD की मात्रा ज़्यादा होगी, H2 की मात्रा कम होगी। तो गैस इन सॉलिड का क्या एग्जाम्पल आ गया, पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। सेकंड, लिक्विड गैस। लिक्विड सॉलिड में क्या आना, लिक्विड कम मात्रा में होना है और सॉलिड ज़्यादा मात्रा में होना है। तो सोडियम के साथ Hg का अमलगम, जहाँ पर भी Hg किसी भी मिश्र धातु में उपस्थित रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज अमलगम। सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी, सोडियम क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर सोडियम होता है सॉलिड,
सोडियम सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड विलायक हो गया। और मरकरी क्या होता है, मरकरी एक ऐसा धातु है जो क्या रहता है, कौन सी अवस्था में रहता है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हुआ, विलय तो हुआ लिक्विड और विलायक हुआ सॉलिड। तीसरा आता है सॉलिड सॉलिड। सॉलिड सॉलिड में क्या, दोनों ही क्या होगी, सॉलिड होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा मिश्र धातु हम बनाते हैं, धातुओं की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, धातुओं के गुणधर्म को इम्प्रूव करने के लिए दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मिश्र धातु। जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु में जिसकी प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास दैट इज सॉलिड। और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये विलय हो जाएगा। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो तो हो जाएगा विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वो हो जाएगा विलय। आई थिंक ये तीन आपको क्लियर हो गए होंगे। इन तीनों में से जो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, थर्ड तो आप बता देंगे सॉलिड सॉलिड। चलिए 3 के बाद अब फोर्थ पर हम मूव करते हैं। क्या लग रहा है आपको, गैस इन लिक्विड आप सोच सकते हैं कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर गैस की मात्रा क्या हो, जिसके अंदर गैस की मात्रा काफ़ी कम हो और द्रव ज़्यादा। तो जल में घुलनशील O2, जल में पता आपको जल के अंदर O2 रहती है, तभी तो जो जलीय जीव जंतु है वो ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो जल में घुलनशील O2, लेकिन इसमें जल क्या है, जल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा और ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में होगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हुआ। फिफ्थ आता है लिक्विड इन लिक्विड। कोई ऐसा एग्जाम्पल आप सोचें जिसके अंदर दोनों क्या रहे, दोनों द्रव अवस्था में हो। तो जल प्लस एल्कोहल, तो जल प्लस एल्कोहल किसका उदाहरण आ सकता है, जल प्लस एल्कोहल आ सकता है लिक्विड इन लिक्विड का उदाहरण आ सकता है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ में आएगा कौन सा, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड जो हम जनरली बात करते हैं, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं कि नमक है, नमक ठोस अवस्था में, और जल क्या है यहाँ पर, जल यहाँ पर द्रव अवस्था में। तो नमक प्लस जल हो सकता है। और कोई एग्जांपल आप बता सकते हो, ग्लूकोज क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 प्लस क्या कर सकते हो, प्लस जल कर सकते हो। ग्लूकोज को पानी में घोल दो या शुगर को पानी में डिजोल्व करने पर भी ये एग्जांपल बनेगा, जो सबसे पॉपुलर है। 7th कैटेगरी में आते हैं। हमने 6 टोटल कवर कर लिए, जिसके अंदर पहले 3 में सॉलिड विलायक था, नेक्स्ट 3 में लिक्विड विलायक था, और थर्ड में क्या आएगा, कौन विलायक रहने वाला है, तीनों में गैस विलायक रहने वाली है। गैस लिक्विड एंड सॉलिड। पहला एग्जांपल देखते हैं 7th नंबर में, दैट इज गैस इन गैस O2 प्लस N2। जैसे एटमॉस्फेयर में अगर बाकी गैसेज को अगर मैं एक बार के लिए अवॉइड कर दूं तो उस कंडीशन में कह सकता हूं O2 कम मात्रा में और N2 ज़्यादा मात्रा में। तो गैस इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा O2 प्लस N2। और लिक्विड इन गैस, तो वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है, तो आप खुद ही बताएंगे वायु में वायु ज़्यादा होती है, जलवाष्प ज़्यादा होता है। जलवाष्प की मात्रा कम होती है और वायु की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जलवाष्प क्या हुआ, जलवाष्प तो हुआ हमारे पास लिक्विड, और वायु गैस। तो वायु में जल वाष्प की उपस्थिति। और ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सॉलिड इन गैस। जो आयोडीन है, आयोडीन का फॉर्मूला होता है I2, और I2 कमरे के ताप पर क्या रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जब इसको गर्म किया जाता है तो ये सीधा किस में चला जाता है, ये सीधा वाष्प में चला जाता है। तो I2 की वायु में उपस्थिति, I2 है तो सॉलिड लेकिन वायु में ये वायु की उपस्थिति में, तो आयोडीन वेपर्स जो है वायु की उपस्थिति में किसका एग्जाम्पल बताएगा, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल बताएगा। तो ये जो फर्स्ट, सेकेंड और 9th एग्जाम्पल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ध्यान रखें और बाकी को भी हमें रीड करना अच्छे से। तो इस वाले पार्ट में हमने देखा कि कितने टाइप्स के विलयन हो सकते हैं। सॉलिड के लिए 3 बता दिए, लिक्विड के लिए 3 बता दिए, और गैस के लिए भी हमने 3 बता दिए। टोटल हो गया हमारे पास कितने, टोटल हमारे पास ये 9 एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सांद्रता की इकाई। सांद्रता की इकाई क्या हो सकती है, सांद्रता की इकाई, सांद्रता के प्रकार। होता है क्या सांद्रता, अगर आप लैब में खड़े हैं और आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाता है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कितनी क्या मात्रा, तो आप उस विलयन को यूज़
नहीं कर सकते, पता नहीं उसमें कितनी मात्रा उपस्थित होगी, कितना पानी होगा, कितना उसमें SO4 होगा। तो किसी भी विलयन को यूज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए उसमें कितना विलय है और कितना उसमें विलायक है, कितना विलय उपस्थित है और कितना उसके अंदर विलायक उपस्थित है, या विलयन में कितनी मात्रा, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितना विलय है और कितना विलायक है। तो सांद्रता क्या बताती है? सांद्रता ये बताती है कि विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। विलायक दे दिया, विलयन दे दिया, उसमें कितनी मात्रा उपस्थित है, किसकी विलय की मात्रा, ताकि हमें पता तो लगे कि रिएक्शन क्या होने वाली है, विलय के कितने मोल है, 2 मोल है, 10 मोल है, हम जो रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उतने मोल है भी या नहीं। तो उस कंडीशन में हमें सांद्रता की जरूरत पड़ती है, जो ये बताता है कि कितना विलय उपस्थित है और कितना विलायक उपस्थित है। अब सांद्रता के प्रकार देखते हैं। सांद्रता के प्रकार अगर 11th में मॉल में भी आता है सांद्रता के प्रकार, वहाँ पर भी आपने देखा होगा, नहीं तो हम यहाँ स्टार्टिंग से देख रहे हैं। पहला आता है एक द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम बताते हैं किससे? W/W से। अगर किसी प्रतिशत के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट हम उसको क्या लेते हैं? उसको हम लेते हैं W/W ही लिया जाता है। ये बताता है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। विलय की मात्रा किस में होनी चाहिए? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। ऑब्वियस है, दोनों की यूनिट एक ही होनी चाहिए, दैट इज ग्राम होना चाहिए। तो प्रतिशत W/W क्या हो सकता है? इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। हमें क्या निकालना? प्रतिशत निकालना आता है, बस वही यही। विलय की मात्रा कितनी होगी? वो विलय की मात्रा और डिवाइडेड बाई विलयन की मात्रा इंटू 100। ये वैसे ही जैसे किसी स्टूडेंट के 1000 में से 900 मार्क्स आए तो 900 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, जो परसेंट निकालते हैं वही है। बस ये प्रतिशत W/W क्या हो गया? प्रतिशत W/W एक विलयन के लिए हो गया, जिसके अंदर हम प्रतिशत W/W का यूज करते हैं। विलय की मात्रा डिवाइडेड बाई विलयन की मात्रा इंटू 100। सपोज ये लिखा हुआ मेरे पास 10% W/W Na2CO3 सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब है? जो पहली जो क्वांटिटी रहेगी, पहली क्वांटिटी हमेशा किसकी रहेगी? विलय की रहेगी। और जो सेकंड क्वांटिटी वो किसकी रहेगी? विलयन की रहेगी। यहाँ पर कहीं भी विलायक प्रतिशत में नहीं आएगा, मॉलता आगे आएगी, उसके अंदर आएगा। प्रतिशत जब भी आए तब आप निश्चित रहे कि इसमें हमेशा क्या आना है? सेकंड पार्ट हमेशा दैट इज विलयन आना है। पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट ग्राम में होगा, दूसरा पार्ट भी ग्राम में होगा, दोनों पार्ट ग्राम में होंगे। पहला विलय के लिए होगा, सेकंड विलयन के लिए होगा, विलय के लिए नहीं। तो 10% W/W है Na2CO3। Na2CO3 का नेम बताएंगे? यस, Na2CO3 का नेम होता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ कि 10 ग्राम Na2CO3 किस में प्रेजेंट है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अगर मैं इसको 20 कर देता तो क्या आता? अगर मैं 20% Na2CO3 सॉल्यूशन लेता है W/W, तो उस कंडीशन में ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है 20 ग्राम Na2CO3 सॉल्यूशन किस में प्रेजेंट रहेगा? अगेन 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। तो प्रतिशत ही हमें निकालना है। बस ये ध्यान में रखना है कि जो दोनों मात्राएं किस में होनी चाहिए? दोनों मात्राएं ग्राम में होनी चाहिए। दोनों मात्राएं ग्राम में होनी चाहिए। इसे ही बोला जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं सांद्रता की इकाइयाँ कौन कौन सी हो सकती है, कितने उसके प्रकार हो सकते हैं, और उसमें हमने पहला कवर किया द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान परसेंट, इसमें दोनों किस में होने वाले हैं? दोनों द्रव्यमान में होने वाले हैं। ये फॉर्मूला विलय की मात्रा डिवाइडेड बाई विलयन की मात्रा इंटू 100। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 10 ग्राम क्या है? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। किस में उपस्थित है? 90 ग्राम जल में उपस्थित है। ये 90 ग्राम जल में उपस्थित है। क्या हम प्रतिशत W/W बता सकते हैं? प्रतिशत W/W आसानी से बता सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है। 10 तो हो गया हमारे पास, क्या 10 हो गया हमारे पास विलय की मात्रा आ गई, और 10 विलय की मात्रा आने के बाद ये आ गई हमारे पास 10 विलय की मात्रा। और यहाँ हो सकता है किसी से एरर हो, यहाँ हो सकता है कोई जल्दबाजी में क्या कर दें 90 ग्राम कर दें। 90 ग्राम नहीं होगा, हमने क्या लिखा था नीचे, क्या था
नीचे आएगा विलियन की मात्रा। विलियन की मात्रा 90 होगी या 100 होगी? विलियन जिसमें दोनों उपस्थित रहेगा। कौन कौन रहेगा? विलय भी रहेगा और साथ में विलायक भी रहेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 90 प्लस 10, कितना आ जाएगा? टोटल 100 इंटू, भाई परसेंट निकालना है तो एक इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, मतलब 10% WIW है। ऐसा क्वेश्चन भी आता बार बार कि प्रतिशत WIW ताप पर निर्भर करता है या नहीं करता है। ये बार बार ये क्वेश्चन आने वाला है कि ताप पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम एक बार ही देख लेते हैं कि ताप पर कौन निर्भर करता है और कौन निर्भर नहीं करता है। तो जहाँ पर भी सारा अगर द्रव्यमान आएगा WIW आएगा, कोई भी आयतन नहीं है, तो द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। WIW डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बट अगर कहीं पर भी आयतन आपको नजर आ जाता है, जो आगे नजर आएगा, जहाँ पर भी आयतन नजर आएगा, तो आयतन हमेशा किस पर डिपेंड करता है? आयतन हमेशा ताप पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? कि ताप जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो आयतन में भी चेंज होगा। तो जहाँ पर भी आपको आयतन कहीं भी नजर आए, इसका मतलब वो किस पर डिपेंड करने वाला है? ताप पर निर्भर करने वाला है। और जहाँ पर दोनों क्या नजर आए? दोनों आपको या सारा द्रव्यमान नजर आए, तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हो कि WIW ताप पर निर्भर नहीं करता है। WIW ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये एक आपकी बुक का एग्जांपल कि 500 ml विलियन में 1.1 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र पता है आपको? अगर पता है तो आप लिखिए ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है दैट इज COOH ट्वाइस N2H2, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र। हाइड्रेट जनरली हम लेते हैं तो 2H2, और इसका मोलर मास होता है दैट इज 126 ग्राम पर मोल। यहाँ कोई जरूरत नहीं है 126 ग्राम पर मोल, बट हमें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है इसमें घनत्व दे दिया है। यदि विलियन का घनत्व कितना है? विलियन का घनत्व हमारे पास है 1.1 ग्राम पर ml। तो हमें क्या ज्ञात करना? प्रतिशत WIW ज्ञात करना। जी, इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम था उसमें तो जस्ट हमें क्या था? 10 ग्राम दे दिया, टोटल कितना विलियन कितना हो गया? 10 प्लस 90 कितना हो गया? 100 हो गया, तो ये 10 आ गया। यहाँ पर हमें थोड़ा सा घनत्व दे दिया। घनत्व का फॉर्मूला आपको पता है। घनत्व होता है क्या? द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन। मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो द्रव्यमान चाहिए। किसका द्रव्यमान चाहिए? विलियन का द्रव्यमान चाहिए। तो अगर मुझे द्रव्यमान चाहिए तो मैं क्या करूँगा? घनत्व को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? घनत्व को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? आयतन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आयतन से मल्टीप्लाई करने पर घनत्व कितना है हमारे पास? 1.1 है और आयतन 500 है। तो ये फाइनली द्रव्यमान कितना आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा 550 ग्राम। कैसे आएगा? इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई ग्राम पर ml, दैट इज ग्राम पर ml। और ये किस में? ये भी ml में प्रेजेंट होता है। ml से ml क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट एक बेसिक उसके लिए बता रहा हूँ। कितना आ जाएगा? ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 550। ठीक है, ये 550 क्या है? हमारे पास द्रव्यमान है। द्रव्यमान किसका है? ये भी डाउट आ जाता है। भाई हमने आयतन किसका लिया था? घनत्व किसका लिया था? विलियन का लिया। तो ये द्रव्यमान भी किसका होगा? द्रव्यमान भी विलियन का ही आएगा। फिर वापस वही फॉर्मूला क्या? विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान देख सकते हैं कितना है? 1.1 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। और विलियन का द्रव्यमान कितना है? दैट इज 550 इंटू कितना कर दूंगा? 100 क्यों कर रहे हैं? परसेंट के लिए। तो कितना आएगा फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आ जाएगा 0.2। तो जब भी घनत्व आपको दे तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि घनत्व आ गया, इसका मतलब या तो द्रव्यमान को आयतन में कन्वर्ट करना है या आयतन को द्रव्यमान में कन्वर्ट करना है। घनत्व के दो ही फंक्शन हो सकते हैं कि द्रव्यमान को आयतन में या आयतन को द्रव्यमान में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? घनत्व का उपयोग किया जाता है। यहाँ में क्या डिटरमाइन करना था? यहाँ में डिटरमाइन करना था परसेंट WIW। मतलब यहाँ आयतन के लिए कोई स्थान नहीं है। हमने क्या करा? घनत्व की सहायता से इसको क्या किस में चेंज कर दिया? घनत्व की सहायता से आयतन को हमने चेंज कर दिया किसके अंदर? द्रव्यमान में अंदर चेंज कर दिया। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 0.2। तो ये दो क्वेश्चन हमने देखे किस पर बेस्ड? परसेंट WIW पर बेस्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रतिशत WIW के बाद नेक्स्ट प्रतिशत WIV, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता।
अब डेफिनेटली आप यूज टू हो गए होंगे, क्या है, पहला डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके लिए आएगा, ये आएगा विलय के लिए, और दूसरा किसके लिए आएगा, दूसरा आयतन के लिए आएगा, मतलब द्रव्यमान आयतन। पहला अगर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू था तो इसका मतलब दोनों द्रव्यमान थे, अब क्या आया, विलय भी द्रव्यमान था और विलयन भी द्रव्यमान था। यहाँ डब्ल्यू बाई वी आया, इसका मतलब डब्ल्यू किसके लिए आने वाला है, डब्ल्यू आने वाला है, ये आने वाला विलय के लिए, और दूसरा आप डेफिनेटली बता सकते हैं किसके लिए आने वाला है, ये आएगा विलयन के लिए आएगा, ये विलयन के लिए आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि 1.1% NaCl आपको दे रखा है, फॉर्मूला भी देख लेंगे, 1.1% NaCl दे रखा है। इसका मीनिंग क्या है, पहले तो मीनिंग तो क्लियर हो। अगर किसी में 1.1% WV दे रखा है, NaCl सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब 1.1 ग्राम किस में प्रेजेंट होगा, 100 ml विलियन में उपस्थित होगा। 1.1 ग्राम NaCl विलियन में उपस्थित होगा। पहला द्रव्यमान, दूसरा आयतन। तो फॉर्मूला भी हम साथ के साथ देख सकते हैं कि प्रतिशत W/V क्या होगा, प्रतिशत W/V क्या होना चाहिए, प्रतिशत W/V होना चाहिए विलय की मात्रा, विलय की कितनी मात्रा है, और डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना होगा। आई थिंक फॉर्मूला जो फर्स्ट फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में एक ही डिफरेंस है, वहाँ पर तो क्या था, वहाँ पर था विलयन का द्रव्यमान था, और यहाँ पर क्या है, विलयन का आयतन है। एक क्वेश्चन हम इस पर देख सकते हैं, 2 ग्राम NH2CO NH2, ये किसका फॉर्मूला है, ये डेफिनेटली फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है यूरिया का। किसमें उपस्थित है, 100 ml विलयन में घुलनशील है। क्या ज्ञात करना है अपने को, हमें ज्ञात करना है प्रतिशत W/V, हमें ज्ञात करना है प्रतिशत W/V। ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत W/V ज्ञात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कितना ग्राम है, 2 ग्राम है, 2 डिवाइडेड बाई कितना, विलयन का आयतन कितना है, 100 है, N2 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। बहुत सिंपल। विलय की मात्रा कितनी है, विलय की मात्रा है हमारे पास, विलय की मात्रा है 2, ये कितना है, विलयन का आयतन कितना है, 100, इंटू 100 कर दूँ, कितना आ जाएगा, अगेन 2 आ जाएगा। ये डेटा इसलिए लिया ताकि आप कैलकुलेशन में ना उलझे और कंसेप्ट पर हमारा फोकस रहे। अब नोट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले नोट आया था, आप खुद बता सकते हैं बिना देखे कि प्रतिशत W/V किस पर, ताप पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा। जहाँ पर भी आपको क्या नज़र आ जाए, आयतन नज़र आ जाए, तो आयतन किस पर निर्भर करने वाला है, आयतन हमेशा ताप पर निर्भर करेगा। मैंने कहा था ताप बढ़ने से अणु के बीच की दूरी बढ़ सकती है, बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में आयतन भी बढ़ जाएगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में अगर एक जगह भी आयतन आपको नजर आता है तो डेफिनेटली वो पूरी टर्म किस पर निर्भर करेगी, पूरा पद किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा ताप पर निर्भर करेगा। आई थिंक प्रतिशत W/V आपका क्लियर हो गया होगा, जिसमें दोनों W और V के लिए हमने बात करी। अब C की हम बात करते हैं। अब कुछ सोच सकते हैं C क्या आ सकता है, पहला क्या था, पहला W/W था। क्या उसका फॉर्मूला आप रिकॉल कर सकते हो, विलय की मात्रा डिवाइडेड बाई विलयन की मात्रा, दोनों किसमें, ग्राम में, दोनों ग्राम में, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, इंटू 100। और इसमें इसका फॉर्मूला तो आपके सामने है, क्या, विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन। अब तीसरा सोचें क्या आ सकता है, तीसरा आएगा दैट इज प्रतिशत V/V, प्रतिशत V/V। अब प्रतिशत V/V, आयतन, आयतन प्रतिशत होता क्या होगा, आपको लग रहा है हाँ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, पहला W/W आया, सेकंड W/V आया, थर्ड क्या आया, दैट इज V/V आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 100 ml आयतन में विलय का कितना ml उपस्थित रहेगा, दोनों किस में रहेंगे, ml में रहेंगे, दोनों की जो इकाई रहेगी वो आयतन की इकाई हो सकती है, दोनों लीटर में भी हो सकते हैं, पर जनरली ml हम यूज करते हैं कि 100 ml विलयन में कितना विलय का आयतन ml में उपस्थित है निकालना। तो यहाँ पर भी हमें क्या है, यहाँ पर भी हमें परसेंट ही निकालना है, तो परसेंट निकालना तो वही फॉर्मूला करीब करीब, क्या, विलय का आयतन डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन, दोनों ml में इंटू 100। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, 2% V/V एल्कोहल का जलीय विलयन है, 2% V/V किसका विलयन है, एल्कोहल का जलीय विलयन है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, 2 ml एल्कोहल किसमें उपस्थित है, 2 ml एल्कोहल
100 ml जल में उपस्थित है। 2 ml एल्कोहल 100 ml जल में उपस्थित है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखें हम। 10 ml CH3OH, क्या CH3OH का नेम बता सकते हैं आप? CH3OH का नेम होता है दैट इज मेथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल किसमें उपस्थित है? 90 ml जल में उपस्थित है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत V/V ज्ञात करना है। प्रतिशत V/V ज्ञात करने के लिए क्या आएगा? वही फॉर्मूला। क्या विलय का आयतन, विलय का आयतन कितना है? 10 ml आ गया। यहाँ पर भी वो एरर आप अवॉइड करें। क्या आप जल्दबाजी में 90 ना लिखें, क्या लिखेंगे? 10 + 90। क्यों? नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है हमारे पास विलयन का आयतन आ रहा है। तो 10 + 90 कितना आ जाएगा? 100। अगेन आंसर कितना आ जाएगा? अगेन इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। नोट, प्रतिशत V/V का मान ताप पर निर्भर करता है। अब आई थिंक आपको कोई यूनिट नहीं है, कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये ताप पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा। किसी स्टूडेंट के मन में आ सकता है कि ये दोनों आयतन है तो सर दोनों का प्रभाव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाना चाहिए, ये निर्भर नहीं करना चाहिए। पर जो विलय का जो आयतन होगा उसकी ताप पर निर्भरता अलग होगी और विलयन का जो आयतन है उसकी ताप पर निर्भरता अलग होगी। दो पदार्थों की ताप पर निर्भरता एक जैसी नहीं हो सकती। जब एक जैसी नहीं हो सकती तो उस कंडीशन में ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा ताप पर निर्भर करेगा। तो जहां पर भी आपको आयतन नजर आ जाए वो किस पर निर्भर करना है? आपको ताप पर निर्भर करवाना है। नेक्स्ट आता है मोलन्स, जिसको मोल फ्रैक्शन भी बोला जाता है या मोल विन भी हम इसको बोल सकते हैं। मोलन्स, मोल विन बहुत आसान है। सपोज हमारे पास ए है, ए सपोज ले लिया हमने, सोडियम क्लोराइड ले लिया, वाटर में मिक्स हो रहा है, बी वाटर है और क्या बना रहा है? विलयन बना रहा है। सपोज इसके मोल कितने? इसके मोल एन है, इसके मोल कितने हो गए? एन बी हो गया। तो मोल अंश क्या हो सकता है? अंश किसकी फॉर्म में? मोल की फॉर्म में अंश। मैं तो कहूँगा कि प्रतिशत से भी आसान है, जिसमें हमें 100 से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। एन ए का, ए का कितना मोल है? ए का मोल है एन ए और टोटल मोल कितने होंगे? टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। बस जिसके भी मोल अंश आपको निकालने हैं एन ए डिवाइडेड बाई क्या कर दें? एन ए प्लस एन बी कर दें, या थर्ड भी है तो एन सी कर दें। जिस भी कंपोनेंट के मोल निकालने हैं, अगर मान लो ए प्लस बी प्लस सी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे ए के मोल अंश चाहिए तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा? दैट इज एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कुल मोल्स में से उसका कितना अंश है। सेम वे में किसके लिए बात हो जाएगी? एक्स बी के लिए बात हो जाएगी। एक्स बी कितना? एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। अब क्या करें? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू आ जाएगा दैट इज एन ए प्लस एन बी और ए बी एन ए प्लस एन बी। टोटल कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। आप इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि अगर मुझे एक की मोल अंश पता है तो मैं दूसरे की मोल अंश आसानी से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे बी की मोल पता है, मोल अंश पता है, तो मैं एक की आसानी से निकाल सकता हूँ, उसको वापस कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो मोल अंश का जो सम रहेगा वो कितना आएगा? मोल अंश का सम रहेगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 रहेगा। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 रहेगा। ये आया हमारे पास मोल अंश। मोल अंश पर एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं। देखिए 4 ग्राम NaOH 180 ग्राम जल में उपस्थित है। 4 ग्राम NaOH 180 ग्राम जल में उपस्थित है। NaOH की मोल अंश हमें ज्ञात करनी है। NaOH डेफिनेटली आपको पता है NaOH का क्या नेम है? NaOH का नेम है दैट इज सोडियम, बोलें सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, किसमें उपस्थित है? 180 ग्राम जल में उपस्थित है। NaOH के मोल निकालना है। अब मोल अंश निकालना है और मोल अंश निकालने के लिए हमें मोल तो निकालना पड़ेगा। और मोल कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर मोल के लिए फॉर्मूला आ सकता है जो आपको पता है दैट इज द्रव्यमान डिवाइडेड बाई ग्राम अणुभार। पढ़ा आपने? द्रव्यमान डिवाइडेड बाई ग्राम अणुभार। ये ग्राम में होता है, यूनिट का ध्यान रखें ताकि अपना कोई कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ग्राम पर मोल होता है, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये मोल में आ जाएगा। तो NaOH की अगर मोल अंश निकालना है तो पहले तो मुझे जितने भी अभी उन सबका मोलर मास निकालना होगा। क्या आप NaOH का मोलर मास निकाल सकते हैं? आपको दे रखा होगा एटॉमिक मास, उसको याद करने की जरूरत नहीं।
सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल कितना आ जाएगा दैट इज 40। तो मोल कितना आएगा NaOH का 4 डिवाइडेड बाई 40, 4 तो आ गया मात्रा, ये 40 उसका मोलर मास आ गया, कितना आ गया 0.1। सेम हम जल के लिए निकाल सकते हैं, जल का अणुभार कितना होगा, जल के लिए अणुभार होगा कितना ग्राम अणुभार होगा, हाइड्रोजन का 1 होता तो कितना आ जाएगा 2 प्लस कितना आएगा 2 प्लस 16 इजिकल टू कितना 18 ग्राम अणुभार। आप यूज टू है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये मोल्स H2O के आ जाएंगे, दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाई ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार ये कितना आएगा, ये आएगा 18। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 10। तो मोल फ्रैक्शन NaOH कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन NaOH, मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2, मोल्स ऑफ NaOH कितना है हमारे पास 0.1, और इसके मोल्स कितने हैं, जल के मोल्स आप बता सकते हैं, जल के मोल्स कितने हैं, जल के मोल्स हमने कैसे डिटरमाइन किए, जल के मोल्स हमने डिटरमाइन किए इससे 180 डिवाइडेड बाई 18, 180 को किससे डिवाइड किया, 180 को हमने डिवाइड किया 18 से डिवाइड किया, और 18 से डिवाइड करने पर क्या आया, 18 से डिवाइड करने पर हमारे पास ये आया क्या, हमारे पास आया दैट इज 10 आया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, इसके कितने मोल्स है आप देख सकते हैं इजीली, कितने मोल्स है 0.1 डिवाइडेड बाई क्या करना है, मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2 कितना आ जाएगा 101, 1 डिवाइडेड बाई 101। NaOH की मोल एनर्जी ज्ञात करनी है, बट अगर अपने को अगर जल की भी ज्ञात करनी हो तो पूरा ज्ञात करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया आपको कि 1 में से क्या कर दो, जो दूसरा कंपोनेंट है जो NaOH है उसकी मोल एनर्जी को क्या कर दो आप माइनस कर दो, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 101, ये कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 101, 100 डिवाइडेड बाई 101। आप चेक कर सकते हैं अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे किस किस को, 1 डिवाइडेड बाई 101 एंड 100 डिवाइडेड बाई 101, तो कितना आएगा 1 आएगा, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो आई थिंक मोल एनर्जी आप यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सीखा प्रतिशत W/W, प्रतिशत W/V, तीसरा हमने देखा दैट इज V/V, एंड चौथा हमने देखा दैट इज मोल अंश। ये सारा हमने इसके अंदर देखा। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें और आप अपने कमेंट्स लिखें, आपके सजेशंस लिखें, मैं उसका इंतज़ार करूंगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।